आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या पर बात करने वाले हैं। तो मैंने गद्यांश लिया है कक्षा 12 से कुटज पाठ का। आप सब परिचित ही होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पाठ है कुटज। और गद्यांश लिया है मैंने हृदयेना पराजितः। कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो आता है। कहाँ से मिली है यह अकुतोभया वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। जो समझता है दूसरे उसका अपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल सका, कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नित्रा गलत है। ये हमारी सप्रसंग व्याख्या के लिए जो मैंने चयन किया है ये गद्यांश है। आपके पृष्ठ संख्या 167 पर ये उपलब्ध है। आप चाहें तो वहाँ से किताब से भी देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 167, इस पर आपको अंतरा में ये जो दिया गया गद्यांश है ये आपको वहाँ मिलेगा। तो आगे चलें। अब बात करते हैं, सबसे पहले जब हमें गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है तो आप बताइए संदर्भ लिखेंगे या प्रसंग लिखेंगे? जी बिल्कुल, संदर्भ लिखेंगे। अब मैं आपको संदर्भ पर लेकर चलती हूँ। सप्रसंग व्याख्या का कुटज पाठ से चूँकि ली गई है, आप लिख सकते हैं कि पाठ का नाम है कुटज और इसके रचयिता हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कुटज पाठ से ली गई हैं। आप चाहें तो किताब का नाम लिखें, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, परंतु पाठ का नाम और पाठ के लेखक या कवि हैं तो कवि है तो कविता और कवि का नाम ये आप ज़रूर लिखें। संदर्भ में ये दो ही जानकारी आपसे अपेक्षित हैं, पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम, रचयिता का नाम। अब आती है बात प्रसंग की। संदर्भ उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, आशा है। संदर्भ की दो बातें आप अच्छे से अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में बैठा लें कि पहली बात कौन सी रचना है ये लिखना है, दूसरी बात रचयिता कौन है। जब आप प्रोजेक्ट भी बनाते हैं तो आखिरी में लिखते हैं संदर्भ ग्रंथ, वो रेफरेंस कहाँ से ली गई हैं ये पंक्तियाँ, वही संदर्भ है। तो ये पंक्तियाँ हमने ली हैं कुटज पाठ से और इसके रचयिता हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ लिख देने से संदर्भ का 1 अंक आपका पक्का है। फिर आती है बात प्रसंग की। अब चूँकि कुटज से लिया गया है और कुटज के विषय में बातचीत की गई है, तो कुटज की जो प्रमुख बातें आपको इन पंक्तियों में नज़र आती हैं, आप चाहें तो पृष्ठभूमि के रूप में भी ये लिख सकते हैं। परंतु प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कुटज वृक्ष की अपराजय जीवन शक्ति से अत्यंत प्रभावित होकर जीवन की विषम परिस्थितियों में, यानी जीवन के संघर्षों में समभाव, न दुख से न सुख से जीवन जीने का महत्व स्पष्ट करता है। तो एक छोटी सी पंक्ति में छोटी सी लाइन आपने लिख दी और आपको समझ आ जाएगा। जो भी आपका पेपर चेक करेगा वह जान जाएगा कि आप प्रसंग से परिचित हैं और आपने जो लिखा है वह आपकी पंक्तियों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो इन पंक्तियों में जो भी आप समझें, जिस भी पाठ से व्याख्या आए, उन पंक्तियों के विषय में थोड़ा सा आप लिख देंगे, यही प्रसंग है पृष्ठभूमि के तौर पर। यहाँ एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कुटज वृक्ष की अपराजय जीवनी शक्ति से अत्यंत प्रभावित होकर जीवन की विषम परिस्थितियों में भी समभाव से जीवन जीने का महत्व स्पष्ट करता है। ये हमारा प्रसंग है। अब बात करते हैं व्याख्या की। जब गद्यांश की व्याख्या की बात आती है तो बहुत से बच्चे उसी गद्यांश को शब्दशः अपनी नोटबुक कॉपी पर उतार देते हैं, अपने एग्ज़ाम के पेपर पर उतार देते हैं, जो अनुचित है। उसके आपको अंक नहीं मिलेंगे बच्चे। आपको क्या करना है, बातें वही रहनी चाहिए, बस भाषा बदल दें, थोड़ी सी भाषा बदल दें, अपने शब्दों में लिख दें, वही व्याख्या है।
अब हमारा जो गद्यांश हमने लिया था उसके आधार पर आप देख सकते हैं शुरुआत कहाँ से हुई थी, हृदयेन पराजितः, ऐसा हृदय जो पराजित न हो। तो यहाँ क्या संदेश देते हैं, और उससे पहले यदि आप अपनी पुस्तक उठाकर देखेंगे तो वहाँ महाभारत का एक श्लोक है, सुखम व दुखम व यदि व दुखम। तो इस श्लोक से, सुखम व दुखम व नामक श्लोक से जोड़ते हुए, यानी महाभारत के शांति पर्व का जो श्लोक है सुखम व दुखम व, इस श्लोक से लेखक ने यहाँ जोड़ा है इस संदर्भ को, और उसको व्याख्यायित करते हुए कुटज को भी जोड़ा है आम व्यक्ति के जीवन से। जिन परिस्थितियों में कुटज जीता है, ऐसी ही परिस्थितियों से उन्होंने एक संदेश लिया है और आम व्यक्ति को, आम जनता को उस संदेश के माध्यम से प्रेरणा देने का प्रयास किया है। अब व्याख्या पर ज़रा बात कर लें। महाभारत के शांति पर्व से सुखम व दुखम व नामक श्लोक को लेखक ने यहाँ व्याख्यायित करते हुए कुटज के जीवन संदर्भों से जोड़कर आम व्यक्ति को संदेश दिया है। यानी कुटज के जीवन से प्रेरणा लेने का प्रयास है, और वो प्रेरणा किसे दे रहे हैं, आम व्यक्ति को। वह व्यक्ति जो सुख दुख, प्रिय अप्रिय प्रत्येक जीवन परिस्थिति में मन से नहीं हारता, वह कुटज की भांति अचल रहते हुए जीवन का समग्र आनंद प्राप्त करता है। अर्थात यदि हम किसी भी परिस्थिति में न सुखी हो न दुखी हो, कुछ हमें प्रिय न लगे, कुछ हमें अप्रिय भी न लगे, और हम मन से किसी भी परिस्थिति के आगे हार न माने, तो हम कुटज की भांति अचल रहते हुए जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह यदि दूसरों की थोड़ी सी भी सहायता करता है तो उसके मन में अहम का एक भाव, बड़प्पन का एक भाव पैदा हो जाता है, जबकि वास्तव में बच्चों यह अहंकार व्यर्थ है। यदि आप किसी की भी कोई मदद करें, किसी का कोई उपकार करें, तो आपके मन में बड़प्पन का भाव आना नितांत बेमानी है। यही इस गद्यांश में कहा गया है। दूसरी ओर वो एक बात और कहते हैं कि जो लोग संकुचित बुद्धि से दूसरों के द्वारा अपने अपकार के हीन भाव से ग्रस्त रहते हैं, किसी ने आपका अपकार किया और आपके मन में वो बात घर कर गई, तो वह भी उचित नहीं है। ये दोनों ही स्थितियाँ, न तो बड़प्पन का भाव आए न हीन भावना से ग्रस्त हों, क्योंकि दोनों ही स्थितियाँ सुखद जीवन के अनुकूल नहीं हैं। संभवतः हमारा जीवन विधाता के निश्चित विधान के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त करता है। वो कहते हैं ये तो विधाता ने निश्चित करके भेजा है कि सुख कहाँ है और दुख कहाँ है। इन छोटी मोटी बातों से आप अपना मन परेशान न करें, अपने मन में किसी भी प्रकार के अन्यथा विचारों को स्थान न दें। अतः मनुष्य का दूसरों के सुख पहुँचाने का अभिमान और दूसरों के द्वारा स्वयं को दुख पहुँचाने का हीन बोध, दोनों ही नितांत अनुचित हैं। ये हमारे उस गद्यांश की व्याख्या है। इस प्रकार अपने शब्दों में उसी बात को आपने कह देना है। ये व्याख्या हो गई और बहुत आसान है। एक बार जब आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, कुछ शब्द हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन जब आप पूरा प्रसंग पढ़ लेंगे तो उस प्रसंग का भाव आप समझ जाएंगे और उसी आधार पर आप व्याख्या को अटेम्प्ट ज़रूर करें। पूरे 6 अंक का प्रश्न है, इसलिए व्याख्या के प्रश्न को अवश्य हल करें जब आपकी उत्तर पुस्तिका आपके सामने आए, और व्याख्या को प्रश्न पत्र देखते ही आप अपना दिमाग चलाना शुरू कर दें कि किस प्रकार किन शब्दों में आपने अपनी व्याख्या को प्रस्तुत करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले आप व्याख्या में संदर्भ लिखेंगे, फिर आप प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, और यहीं समाप्त नहीं होता, उसके बाद आप वैशिष्ट्य भी लिखेंगे। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वैशिष्ट्य और काव्य सौंदर्य, साहित्यिक सौंदर्य एक ही बात है। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि आपको 2 पंक्तियाँ दे दी, इनका काव्य सौंदर्य लिखिए। तो काव्य सौंदर्य के बच्चों 2 भाग हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में उन पंक्तियों का जो भाव, जो कवि या लेखक कहना चाह रहे हैं, वह आता है, और शिल्प सौंदर्य में भाषा से जुड़ी बातें आती हैं। भाषा कैसी है, कौन सी है, अवधि है, खड़ी बोली है, ब्रिज भाषा है, इस तरह की बातें आएंगी शिल्प सौंदर्य में। जैसे यहाँ यदि आप देखें तो भाव सौंदर्य में लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने कुटज की भांति जीवन के समस्त अनुभवों को समभाव यानी ना आपको बुरा लगे ना आपको अच्छा लगे, समान भाव से ग्रहण करने का संदेश दिया है। लेखक दूसरों से जुड़े सुख और दुख को नितांत अनावश्यक मानते हैं। आपका सुख और दुख किसी अन्य पर आधारित न हो। तो ये भाव यहाँ पर वैशिष्ट्य के रूप में भाव सौंदर्य के अंतर्गत दिया गया है। और दूसरा है शिल्प सौंदर्य।
शिल्प सौंदर्य में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली भाषा है। आप लिख सकते हैं भावानुकूल और प्रवाहमयी भाषा है। यदि आपको गद्य के किसी भी पाठ में इस प्रकार भाषा समझ में न आए तो सामान्यतः खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। या तो संस्कृत निष्ठ शब्द होंगे, या उर्दू शब्द होंगे, या देशी विदेशी शब्द हो सकते हैं। अपनी भाषा के अनुरूप ही आप शिल्प सौंदर्य लिखें, और यदि आप इस प्रकार व्याख्या करेंगे तो निश्चित रूप से 6 में से 6 अंक आपके ज़रूर आएंगे। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, बोर्ड शुरू होने वाले हैं, 11वीं की भी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। उम्मीद करूँगी आप इस प्रकार से पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर वैशिष्ट्य, और यदि काव्य सौंदर्य का प्रश्न आए तो उसे 2 हिस्सों में बांट दें, पहला भाव सौंदर्य और दूसरा शिल्प सौंदर्य। इस प्रकार आपका व्याख्या का प्रश्न यदि आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पूरे अंक आएंगे। इसी शुभकामना के साथ सभी को मेरा नमस्कार।